Hello दोस्तों, in this lecture we are going to discuss about electric current and then we will discuss Ohm's law और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, रिमेंबर क्या बात किया था कि चलो यहाँ पे अपने पास दो कंडक्टर ले लिया मैंने, दिस इज कंडक्टर ए एंड दिस इज कंडक्टर बी। ओके, दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी, आइसोलेटेड कंडक्टर्स है, बोथ आर आइसोलेटेड कंडक्टर्स एंड नाउ दे आर ज्वाइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर। चलो ये भी बता देता हूँ, ए का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और ये केस है, V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है। ओके, नॉट अब आप सिंपली बता पाओगे कि द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो होगा और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो द फ्लो ऑफ चार्ज, देखो चार्ज क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज बह रहा है, चार्ज जो है गमन कर रहा है ए टू बी। तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का बहना ही इलेक्ट्रिक करंट है, बट अभी हम लोग उसके प्रॉपर डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या होगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर दो कोई भी कंडक्टर्स हैं और उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर दोनों को आपने किसी कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया है, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कंडक्टर। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उसके बाद जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एट दैट टाइम द फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करनी है, चलता रहना चाहिए, हमेशा भैया फ्लो होते रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली चाहिए ना हम लोग को। यानी कि अपने को इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखना है, अंतर बनाना चाहिए मेरे भाई। दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखना है एंड दैट्स व्हाई वी यूज इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल यही करता है, इलेक्ट्रिक सेल यही करेगा। ठीक है, चल देखेंगे जब इलेक्ट्रिक सेल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी तो यहाँ बात हो रही है कि जब ए और बी दो कंडक्टर हैं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है और दोनों को अगर कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया है, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। लेट कि इन टाइम टी द टोटल चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। टोटल टाइम T है, दिस इज द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल T में टोटल चार्ज कितना Q जो है वो A से B में फ्लो हुआ है। तो दैट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज, उसको आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोल देना, उसको आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलोगे। जैसे कि व्हाट इज स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। चलो मान लो कि मैंने 10 आवर्स में 100 किलोमीटर कवर किया है, 10 आवर्स में 100 किलोमीटर कवर किया है, तो दैट 100 किलोमीटर इज नॉट माई स्पीड, दैट इज माई डिस्टेंस। ओके, व्हाट विल बी द स्पीड, स्पीड क्या होगा 100/10, द डिस्टेंस कवर्ड बाई मी इन यूनिट टाइम। 1 आवर में जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया है, दैट विल बी द स्पीड, वह स्पीड होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और आप बोल सकते हो कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके, सो यूनिट टाइम में टी टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है, Q चार्ज फ्लो हुआ है। टी टाइम में टोटल चार्ज Q फ्लो हुआ है, तो यूनिट टाइम के लिए कितना हो जाएगा, Q/T हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। एंड वी नो कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। सो I इज इक्वल टू Q/T, I इज इक्वल टू Q/T। द चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट।
I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, the rate of flow of charge through any cross section of the conductor is known as electric current. I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं होगा। इसका ऐसा यूनिट, और कमाल की बात है कि एक ही यूनिट है और ये है एम्पियर। द ऐसा यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। भूलना नहीं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें एक ये भी है। ओके, सो I is equal to Q by T, electric current, the rate of flow of charge is known as electric current. ओके, और देखिए I जो है, अच्छा Q का एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, Q is equal to NE होता है। Q is equal to NE, where N is the number and E is the elementary charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। उस केस में I is equal to हो जाएगा N E अपॉन टी। तो ये भी फॉर्मूला गलत नहीं है यार। I is equal to NE अपॉन टी भी हो सकता है, I is equal to NE अपॉन टी भी हो सकता है। ऐसा यूनिट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट एम्पियर है और एक ही यूनिट है, इसका एक ही यूनिट है। अब देखिए, आप मेरी बात सुनिए, एम्पियर को डिफाइन करो आप। मैंने बोलता हूं चलो 1 एम्पियर या 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एम्पियर कितना होता होगा? ये एम्पियर 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का करंट या 5 एम्पियर या 15 एम्पियर करंट एक्चुअली में है क्या ये एम्पियर? चलो मैं बोल रहा हूँ कि आपके हाउस, जो आपका घर है, हाउस होल्ड में जनरली 5 एम्पियर का जो करंट फ्लो होता है, तो 5 एम्पियर करंट कितना होता होगा? चलो पहले 1 एम्पियर को डिफाइन कर ले हम लोग। देखिए 1 एम्पियर किसको बोलेंगे? I दैट इज 1 एम्पियर होगा इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम करंट फ्लो हो रहा, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, तो आप बोलोगे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में, इट मीन पर सेकेंड, अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास होता है, 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। या मैं बोल रहा हूँ बार बार चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो एक्चुअली में क्या फ्लो होता है? याद रखना, चार्ज के नाम पे केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। चार्ज के नाम पर केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ होता ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इज अ मिथ भाई, केवल इलेक्ट्रॉन ही है जो फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन ही जो है जो फ्लो होगा कंडक्टर से। सो 1 कूलम में कितने कंडक्टर होते हैं? 1 कूलम में 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम में होते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यानी आप बोलोगे करंट कितना है? 1 एम्पियर है। तब बोलोगे आप 1 एम्पियर है। ओके, अगर ये डबल हो जाएगा तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, अगर ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 एम्पियर हो जाएगा। ओके, सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, ओके, व्हेन 1 कूलम करंट फ्लोस इन 1 सेकेंड, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोस इन 1 सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैं पहले बता दूं, इसके स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जो केवल मैग्नीट्यूड शो करेगा, विच ओनली शोज मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा? जो इसके जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही है। खैर, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है भाई, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अगर आपने बचपन में 10th 11th 12th में अगर आपने छोटे मोटे इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े हैं, तो आपको पता है कि करंट हमेशा किधर से किधर जाएगा। बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन जाता है। पहले देख लो डायरेक्शन ऑफ करंट, देख लीजिए आप। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? ये रहा मेरा बैटरी,
दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये बताइए आपको क्या है, देखेंगे अभी क्या है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है मेरे भाई, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होता है, देन करंट क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होगा। दैट इज क्लियर। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या चौका मार देगा? नहीं भाई नहीं, सभी नहीं। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ना बता दो मेरे को, स्केलर है कि वेक्टर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? स्केलर है, जी हाँ स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कमाल है, लेकिन कमाल है सर, आप बोलते हो कि ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी हो जिसके पास और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो तो वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही है, तो फिर स्केलर कैसे हो गया? देख मेरे भाई, देख मेरे भाई, एक रिक्वायरमेंट देख, वेक्टर होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? केवल डायरेक्शन ही नहीं, वेक्टर के वेक्टर के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के लिए, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर के लिए। तो अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है ना तो उसे वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, ये नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है। 2 + 2 4 ही होगा यहाँ पर, लेकिन वेक्टर में ऐसा जरूरी नहीं है। वेक्टर में वो डिपेंड करेगा कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होते हुए भी स्केलर क्वांटिटी की है, क्योंकि ये वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, जो वेक्टर का अलजेब्रा है, उसको फॉलो नहीं करता। चलिए मान लीजिए आपके पास एक वायर है, वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको आपने घुमा के रखा हुआ है तो भी करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर वेक्टर हुआ तो वेक्टर को अगर ऐसे घुमा के रख दिया तो तब तो बहुत सारे कॉसेस आ जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे वहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए इलेक्ट्रिक करंट, अब एक सवाल आता है सर दिमाग में, मेरे पास एक चलो कॉपर वायर है और एल्युमिनियम वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। या कोई वायर है अगर तो इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें ये रहा, लेट आई हैव कंडक्टर दैट इज कॉपर वायर, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं, चलो मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस से कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो होने लगेगा। ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया ये? दिस इज सोर्स, बैटरी है, सेल है, ओके, लेकिन बैटरी या सेल को लगाने पर ऐसा क्या जादू होता है, ऐसा क्या जादू की झप्पी मिल जाता है कि करंट फ्लो होने लगता है? देखो बच्चा, ये रहा मेरा जनरल एक कंडक्टर जो आवारा पड़ा हुआ है अभी, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जिसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना बढ़िया कंडक्टर होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं होगा। ओके, मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर क्योंकि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है एंड दे आर मूविंग, बट दे आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। चलो मान लिया मैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ यहाँ पे, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, 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 कोई इधर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दे ऑल आर मूविंग इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन, भांति डायरेक्शन में गमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिजल्टेंट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, कोई परिणाम नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई, दैट्स वाई वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन ओके, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं भाई, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। उसके अंदर जो उष्मीय विक्षोभ है, उष्मा के कारण जो हलचल मचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और थर्मल एजिटेशन के जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, उसका स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड होता है भाई, कम नहीं होता। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर नहीं है कोई सोर्स, अगर आपने उसको कनेक्ट नहीं किया, फिर भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, 10⁶, ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन। अंदर का जो भी हलचल है उसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, करंट आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सब अलग अलग, कोई कहीं भी चले जा रहा है, कोई इधर इसको मार रहा है, कोई उधर मार रहा है, कोई उसको मार रहा है। तो एक रिजल्टेंट आपको नहीं मिल पा रहा है, एक रिजल्टेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, तो इट विल प्रोवाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। और आपको पता है ना, गुरुजी के आने से बच्चे लाइनअप हो जाते हैं, यही होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, now they will align and they will attract towards the positive terminal। यह सबको तलाश है ना डिफरेंट लिंग की, मीन्स अपोजिट। ओके, सो now the electron will attracted towards the positive terminal of the battery। नेगेटिव से तो रिपल होगा क्योंकि खुद नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिपल होगा एंड दे विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब जो इनका मोशन है, दे ऑल अलाइन एंड नॉट दे विल स्टार्ट मूविंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो यार, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूं मूव होंगे। ओके, अब देखिए मैंने क्या बोला, जैसे ही आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, बैटरी लगाया है, सेल लगाया है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाया है, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और देखना, यही मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखियो भाई, इसको डिनोट करेंगे वीडी से। ओके, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? When the electric field is applied across any conductor, the electron will be attracted towards the electric field, towards the positive side of the electric field, and by which velocity they attracted, जिस वेलोसिटी से वो अट्रैक्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, खींचे जाते हैं। मुझे जाना होता है और कहीं, मैं तेरी ओर चलाता हूँ, सुना है कि नहीं, गाना सुना होगा यार। ओके, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा चलाता हूँ। ओके, जाना होता है कहीं और, देखो ये कहीं और जा रहे थे, जाना चाहते कहीं और थे बेटा, लेकिन अब क्या हो गया है, देख लिया वो चेहरा, ये चेहरा देख लिया है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस वेलोसिटी से खींचे जाएंगे, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है ये? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे,
अट्रैक्ट होंगे, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ एक टाइम की, रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा हूँ। ये यूज होगा, शायद आपके सिलेबस में ना हो अभी जो ACF का सिलेबस है, रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन सुन लो, टाउ से डिनोट करेंगे इसको, रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिपेंड करेंगे। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी जो है, थर्मल स्पीड जो है 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इसके कंपेयर में, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होगा। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। और ये जो थर्मल स्पीड है ये होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का। तो समझ सकते हो कि कितना ये नेग्लिजिबल है, लेकिन है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही होता है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, अब देखिए मैंने बोला रिलैक्सेशन टाइम, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का टाइम। ओके, कैसे आराम करेंगे? चलिए मान लीजिए कि ये रहा मेरा कंडक्टर, ये रहा मेरा कंडक्टर और ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये मूव कर रहा है, मूव करने के बाद जाके इसे टकरा गया, किसी भी अनदर इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, किसी भी अनदर इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और उसके बाद यहाँ टकराने के बाद वही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन आगे किसी और से टकरा गया। ठीक है, तो देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कोलाइड हुआ है, किसी अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ है। तो इस दो कोलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, इस बीच में हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन आराम किया है, एंड दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के दो सक्सेसिव कोलिजन में जो टाइम इंटरवल है वही है रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से डिनोट करेंगे, इसको टाउ से डिनोट करोगे आप। फिर सुन लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखा हुआ है और ये थर्मल स्पीड का ऑर्डर है। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है? आराम का टाइम है। ये आराम का मामला है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी यहाँ पे अदर इलेक्ट्रॉन या किसी अदर एटॉम से टकराया और उसके बाद फिर किसी से जाकर टकराया, तो एक इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का जो टाइम गैप है, एक इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा ये भी याद रखना, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ना बच्चा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब कैसे देखो यार, जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके अंदर का जो हलचल है इंक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर का हलचल इंक्रीज हो जाएगा, अंदर का जो है खलबली मच जाएगा एक। उससे क्या होगा? कोलिजन का जो रेट है, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा। कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगेगा मतलब टाइम कम हो गया ना, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी याद रखना आप। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है? आपसे एग्जाम में ये तो नहीं बोलेगा कि चल बेटा लिख ओम्स लॉ। ओके, फिर भी देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ, ओम ओम ओम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होगा? देखिए, चलिए ये रहा मेरा प्यारा सा कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यार, यहाँ पे एक रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। I = NEAVD। I = NEAVD। जब आपको ये पढ़ाया तो ये रिलेशन भी बता ही दें आपको। I = NEAVD, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शन एरिया है कंडक्टर का, एंड VD द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। So this relation is known as relation between electric current and drift velocity. Relation between electric current and drift velocity. This is the relation between electric current and drift velocity.
इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का संबंध है ये, जो नाजायज नहीं है, जायज है, जायज संबंध है ये। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में, टोटल नहीं है, यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एन, ई इलेक्ट्रॉन ऑन चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, and A is the cross section area, and VD, what is VD? What is VD? Drift velocity. Okay. ओम्स लॉ, तो चलिए ये आपका कंडक्टर है, इसका चलो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, लेंथ जो है वो L ले लिया है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर V, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है आपको, ओके। इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, ओके। सो अब देखिए इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना भाई, अच्छा इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है भाई, मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट किधर जा रहा है, करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दैट इज I। अब देखिए यार क्या है ओम्स लॉ, बहुत ही सिंपल सा लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखें तो क्या होगा, अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज मत हो, उसमें कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, उसका प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, समझो ना आप, मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, यानी कि खींचा तो लेंथ इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर किया इंक्रीज हो गया उसका करंट के फ्लो होने से। हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं, हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं, क्या कि if the physical state of any conductor remains same, if the physical state of any conductor remains same, अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था नियत रहती है, जैसे कि ताप हो गया, या उसका जो है उसमें जो कोई किसी भी टाइप का विकृति नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए लंबाई में या उसके क्षेत्रफल में धारा के प्रवाह होने से, क्या बोला है आपको, if the physical state of any conductor remains same, then क्या हो जाएगा, then the current flowing through the conductor, then the current flowing through the conductor is proportional to the potential difference, is proportional to the potential difference applied across the conductor। क्या बोला है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान सुनो, कि किसी कंडक्टर का अगर फिजिकल वेरिएबल जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, तब उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है, उस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होता है, उस कंडक्टर के एंड्स, उस कंडक्टर के सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, उसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। बच्चा क्या बोला है, ध्यान से सुन, कि अगर कोई चालक है आपके पास, अगर कोई चालक है और चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब वो चालक से जो धारा प्रवाहित होती है उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या मतलब है, ये विभवांतर का ही असली खेल है। इन दोनों ए और बी मान लो, सॉरी ए बिंदु नहीं, ये सिरा और ये सिरा ले लेते हैं, ये एंड और ये एंड जो है, ठीक है, ये एंड और ये एंड दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। यही तो मेन चीज़ है, ये V ही तो धक्का लगाता है, V ही तो धक्का लगाता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़, V का ही काम है, V ही उसको धक्का दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, V ही धक्का दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो ये धक्का जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को बेटा हटाओगे तो इसको लगाओगे, ये नियम है। एंड R इज इक्वल टू आ गया V अपॉन I, R इज इक्वल टू आ गया V अपॉन I, ओके, वेयर R, यू नो R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पे उसका एक स्पेशल नाम है वो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या है, R इज नोन एज रेजिस्टेंस, R को बोला जाता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध बोला जाएगा, ठीक है। फिर सुन लीजिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर R इज कांस्टेंट, जिसका कि नाम है
रेजिस्टेंस, जिसका क्या नाम है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए V इज प्रोपोर्शनल टू I है, V इज प्रोपोर्शनल टू I है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, V और I के मध्य ग्राफ खींचूं, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। दिस इज V, दिस इज I। इफ X इज प्रोपोर्शनल टू Y तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ठीक है, इसका स्लोप अलग अलग हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो अब बताइए किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में? अभी नहीं बता पाओगे, चलो बताते हैं। स्लोप निकाल लो, पहले स्लोप निकाल लो। इसको थीटा बोलोगे, इस केस का थीटा ये हो जाएगा, इसको थीटा 1 ले लिया, और इस केस का थीटा ये हो जाएगा, इसको थीटा 2 ले लिया। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल हो जाएगा दिस डेल वी और ये हो जाएगा डेल आई, वही है V अपन आई है। और वैसे यहाँ पे टेन थीटा 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा 1, यहाँ पे भी ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आई। अलग अलग आप नेम दे सकते हो। चलो इसको V1 1 ले लिया, जो 2 ले लिया, दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 2, दिस इज फॉर 3। तो यहाँ पे टेन थीटा, एक काम करते हैं ना, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, 1 2 3। तो ये हो जाएगा डेल V3 अपॉन डेल I3। ठीक है, ये स्लोप है, यही तो स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, अरे यार लेकिन ये V अपॉन I है, इसी को तो R बोलेंगे, इसी को तो R बोलेंगे, इसी को तो R बोलेंगे। तो किस केस का रेजिस्टेंस ज़्यादा है यार? ठीक है, आप देख सकते हो, आप स्लोप जितना ज़्यादा होगा, स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा है। तो अगर आपको एक कर्व ऐसा कुछ दे दे और बोले कि किस केस का मतलब किस वाले कंडीशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या आंसर रहेगा? जिसका स्लोप ज़्यादा है, जिसका ढलान ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है वह उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका बहुत एक्सप्रेशन देख लीजिए आप, एक्चुअली में आर क्या स्लोप ही तो है, V और I का स्लोप ही तो आर है। ठीक है, V और I का स्लोप ही तो आर है। तो दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखोगे तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, और अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको पता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू Y। यानी कि अगर एक कंडक्टर है जिसका कि फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं होना चाहिए, तब जो करंट फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ओके, दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। सर ये रेजिस्टेंस आप बार बार कर रहे हो, क्या होता है ये रेजिस्टेंस, क्या होता है ये प्रतिरोध? देख लेते हैं क्या होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए भाई, ये रहा कंडक्टर, ये रहा कंडक्टर, ये अप्लाई किया एक शानदार पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, V क्रिएट हुआ, लेंथ इसका है L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। E इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, दोनों ही एंड, जो कंडक्टर के एंड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, L लेंथ है, और I जो है दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे वी नो डैट R होता है V अपॉन I, R होता है V अपॉन I। और अगर मैं बिल्कुल डेरिवेशन यहाँ नहीं करूँगा, अगर मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी से R का एक फॉर्मूला डिराइव करूँगा तो मिलता है M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L बाई ए। बेटा बोलना नहीं इसको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं है, कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन किसी काम का नहीं है। R इज इक्वल टू M अपॉन एन स्क्वायर टाउ L अपॉन ए, वेयर M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेयर M, व्हाट इज M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा, और n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन टोटल नहीं है ये, कोई यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में है। एंड E जो है वो तो पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। टाउ अभी बताया था आपको, इसीलिए बताया था, यही दिन दिखाने के लिए आपको बताया था। रिलैक्सेशन टाइम है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड L इज द लेंथ, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
length of the conductor. Okay, so this formula is derived by molecular theory. So R is equal to m upon n square tau L upon A. R is equal to m upon n square tau L upon A, और जहाँ पे जो आपका सिंबल है उसका जनरल मीनिंग यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए क्या है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। नाम में ही यार उसका ऑल्ट छिपा है, रजिस्ट करना है, अपोज करना है, विरोध करना है, लेकिन किसको? करंट को, करंट को करना है। ओके, तो कैसे डिफाइन करोगे? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर स्वयं, तो चालक स्वयं जो है वो धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करेगा, चालक स्वयं जो कंडक्टर है वो खुद क्या करेगा? और धारा यानी कि करंट के फ्लो में जो एक रुकावट, एक बाधा उत्पन्न करेगा, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, सो हाउ वी कैन डिफाइन, क्या बोल सकते हो आप? द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस है, कंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि जिस करंट के फ्लो के कारण इसको कंडक्टर बोलते हैं। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना मैं ध्यान से क्या बोल रहा हूँ यार। ये कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट कैन फ्लो द करंट थ्रू इट, ये अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, इसीलिए आप इसको कंडक्टर बोलते हैं। नहीं तो इसको जाटी से निकाल के इंसुलेटर में डाल देते, जाटी से निकाल के बोले साला इंसुलेटर है, किसी काम का नहीं है। लेकिन कोई मतलब जिसके कारण कंडक्टर कहा जा रहा है, जिसके कारण कंडक्टर कहा जा रहा है, वो उसी को क्यों अपोज कर रहा है? वो उसी को क्यों अपोज कर रहा है? सुनिए भाई, सुनिए, क्या काम किसी से बता रहा हूँ, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, सुनना, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक बार फिर, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सही बात है भाई, कुछ तो मजबूरी है बेचारे का, कुछ तो मजबूरी है कि इसको करंट को अपोज करना पड़ रहा है। देखिए क्या मजबूरी है, इसको बोलेंगे कॉस ऑफ रेजिस्टेंस, कॉस ऑफ रेजिस्टेंस। एक चीज मैं भूल गया हूं, पहले वही बताऊंगा। रेजिस्टेंस कैसा यूनिट क्या होगा जी? रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? ओम होता है, और ये सिंबल ही यूज करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। कॉस क्या है? देखिए मैंने क्या बोला है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट रन, वो भागने दौड़ने लगेंगे। अगर मान लीजिए पूरा मैदान साफ होता, अगर ये पूरा मैदान साफ होता तो बढ़िया फ्री में मजे में दौड़ते, लेकिन नहीं है ना यार, कहीं कहीं पे कुछ खंबे हैं, कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हैं, ठीक है, रुकावटें यही तो है। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होने के बाद ओह सामने पोल आ गया, रुकना पड़ेगा। सर देखो रुकना पड़ा ना, वेलोसिटी कम हो गया, फिर स्टार्ट होगा, फिर जाकर रुकना पड़ेगा, अरे फिर कम हो गया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, गड्ढा आ गया, या फिर कुछ रुकावट आ गया, रुकावट मीन्स कोई पोल आ गया, फिर रुकना पड़ेगा उसको। फिर यहाँ पे अगर आदमी अगर दौड़ रहे हैं, सामने कोई गड्ढा गया, कोई पोल आ गया, तो उनको रुकना पड़ेगा ना, कि जाकर ठेका जाएंगे, नहीं ठसाएंगे ना, नहीं ठसाएंगे। तो ये देखिए, तो जैसे यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा दैट विल डिक्रीज। अरे यार बार बार इनको एक्सीलेट होने नहीं दे रहे हो आप, एकदम स्ट्रीट लेवल तक बेचारे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल डिक्रीज। और जानते हैं खंबे क्या हैं? दे आर पॉजिटिव, रिजिड पॉजिटिव आयंस और एटॉम्स हैं। एक्चुअली में कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन फ्री टू आजाद, कहीं भी जा सकता है वो, इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन कुछ जकड़े भी हैं, मोह माया में फंसे हैं मेरे भाई। कुछ एटॉम्स हैं, अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ नहीं सकते, वहीं के वहीं हैं। और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस भी, रिजिड पॉजिटिव आयंस हैं, वो भी फिक्स हैं, उनको भी बेचारा आप कहीं जाने की अनुमति नहीं दे रहे हो। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग, दे कंटिन्यूअसली कोलाइड विद द एटॉम्स एंड पॉजिटिव आयंस। वन मोर टाइम क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो दे विल कोलाइड, वो टकराते हैं किससे? परमाणु से टकराएंगे या फिर धन आयनों से टकराएंगे।
ठीक है, और यही कॉलिजन या यही टक्कर जो है रीजन है किसका, रेजिस्टेंस का। द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पॉजिटिव आयंस और द एटॉम्स। इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन है, द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स with positive ions और atoms, that the cause of the resistance। तो वन वर्ड में इसका आंसर है कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन होता है पॉजिटिव आयन से और एटॉम से जो रिजिड है, दैट्स वाई वो एकदम मैक्सिमम अपने वेलोसिटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे कि करंट को थोड़ा रुकावट महसूस हो रहा है। ओके, तो ये मजबूरी है बेचारा, क्या करोगे। ओके, तो दैट इज रेजिस्टेंस। R इक्वल टू एम अपॉन एन इक्वल टाउ एल बाई ए, यहाँ पे उसका जो भी यहाँ पे सिंबल का मीनिंग है, एंड ऐसा यूनिट इज ओम। कॉज क्या है, द कॉलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विथ पॉजिटिव आयंस एंड एटॉम्स। ओके, अब चलिए ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर लॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुन लेना, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अरे यार, आपको पहले ही एक महामृत्युंजय मंत्र दे चुका हूं मैं। क्या दे चुका हूं, R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। पहले ही आपको एक महामंत्र दे दिया है, ब्रह्मास्त्र दे दिया है, किसी को भी उड़ा दो। मतलब आप बता सकते हो कि R किस पे डिपेंड करेगा बाय दिस फॉर्मूला। चलिए भाई, R जो है मास्टर कांस्टेंट है, एन कंडक्टर चेंज हो सकता है, तो अभी एन की बात नहीं करोगे। चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ वेरी कर सकता है, एरिया वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है और ये भी वेरी कर सकता है। अभी देखेंगे कैसे। तो नंबर वन, R जो है, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। बहुत ही आसान है। R इज प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। नंबर टू, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इनवर्सली है मेरे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब बताओ, आपके पास एक थिन वायर है और एक थिक वायर है। ठीक नहीं, थिक, ठीक है। आपके पास एक थिन वायर है, एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, ये दोनों आसान है। और नंबर थर्ड है, देखो यार, मैंने बोला है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ वही है, इसलिए आपको बता दिया था टाउ क्या है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, लेकिन टाउ आजाद नहीं है, टाउ तो किसी और पर डिपेंड करता है। ये टाउ तो किसी और पर डिपेंड करता है। टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अरे भाई, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। बहुत ही सही लॉजिक बताया। देखो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, बट रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो R इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, नंबर 4, वो तो दिख नहीं रहा, ये है भाई, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, देखिए R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है, और ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। किस पर डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई कंडक्टर बढ़िया कंडक्टर है तो उसके पास N ज़्यादा होगा, फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा।
और फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होएगा। तो ये है फैक्टर जिस पे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, एक चीज़ और क्या है, कंडक्टेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसको आप जी से डिनोट करते हो या सी से भी डिनोट कर सकते हो। चलो जी या सी ले लिया, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, तो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, व्युत्क्रम हिंदी में व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो ई सी और जी, कहीं पे सी कहीं पे जी दिखता है, उससे कोई मैटर नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, यूनिट क्या होगा यार, ये हो जाएगा 1 ओम, यानी कि इसको बोल सकते हैं ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मोह। ये मोह के धागे और मन मत वाला क्यों हुआ, ऐसा कुछ था, मोह। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाएगा मोह या ओम इनवर्स। ऐसा यूनिट का सॉरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट है हो जाएगा मोह, ओम इनवर्स या मोह हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अभी के लिए तो भी अलविदा।